नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी सरकार के किंग मेकर नायडू बाबू पहली बार धर्म संकट में दिख रहे हैं। नायडू बाबू दरअसल काफ़ी कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो अपने पुराने दोस्त की मदद करें या मोदी जी के आदमी की मदद करें। यानी उपराष्ट्रपति के लिए अपने दोस्त को वोट दें या मोदी के उम्मीदवार को वोट दें। अब जिन नायडू बाबू की बैसाखियों पर मोदी जी की सरकार चल रही हो, अगर वही नायडू बाबू कंफ्यूज हो जाएं, धर्म संकट में फंस जाएं, तो मोदी और शाह की जो बेचैनी है उसका बढ़ना लाजमी है। अब इस बेचैनी पर ये क्यों बढ़ रही है, क्यों परेशान है गुजरात लॉबी, इस पर तो मैं आऊँगा इसी वीडियो में, आगे बताऊँगा तफसील से। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि साहब ये नायडू बाबू का मसला क्या है, इनका मामला क्या है, इनका ये जो कन्फ्यूजन है वो क्या है जिसकी वजह से बीजेपी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि कुछ दिन पहले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। मोदी जी से, शाह साहब से बनी नहीं किसी मसले पर, मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। अब जब धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गई और उसी उपराष्ट्रपति का अब चुनाव होने वाला है। उस चुनाव को लेकर मोदी जी ने, यानी मोदी जी शाह साहब ने कल अनाउंसमेंट किया, ऐलान किया कि भाई महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, आरएसएस के नेता रहे, बीजेपी के नेता रहे, सीपी राधाकृष्णन, इनको हम उम्मीदवार बनाते हैं एनडीए का। ये उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। अब जब एनडीए का मामला था तो नायडू बाबू ने कल बयान जारी किया। उन्होंने कहा भाई जो मोदी जी की पसंद है वो हमारी पसंद है, क्योंकि नायडू बाबू एनडीए में, उन्हीं की मदद से सरकार चल रही। तो नायडू बाबू ने सीपी राधाकृष्णन, जो मोदी जी के चॉइस थे, उस पर अपनी मोहर लगा दी। लेकिन आज विपक्ष ने बड़ा खेल कर दिया और खेल ये किया कि विपक्ष ने नायडू बाबू के पुराने दोस्त और आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के जाने माने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बना दिया, उसका ऐलान कर दिया। अब इस नाम का ऐलान होते ही नायडू बाबू की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब हो गई। एक अजीब सा धर्म संकट आ गया। एक तरफ उनके आंध्र प्रदेश के, उनके तेलंगाना के तेलुगु अस्मिता के प्रतीक जस्टिस रेड्डी, जो नायडू बाबू के पुराने दोस्त हैं, वो विपक्ष के उम्मीदवार बन गए। और उधर मोदी जी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैं। तो एक तरफ दोस्त हैं, पुराने साथी हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी के आदमी। अब नायडू बाबू का कन्फ्यूजन ये है कि जाएं तो जाएं कहाँ। अब दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं चाहता हूँ आप गौर करें। पॉइंट ये है कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, मतदान होता है, तो सीक्रेट बैलेट पर होता है। सीक्रेट बैलेट का मतलब ये है कि लोकसभा, राज्यसभा के जो सांसद हैं वो अपनी मर्जी से चुपचाप वोट डाल सकते हैं। अब बीजेपी को ये लग रहा है, और शक वाजिब भी है, बीजेपी को लग रहा है कि साहब सामने से तो टीडीपी हमारे साथ रहेगी, यानी नायडू बाबू के जो सांसद हैं सामने सामने तो हमारे रहेंगे, हमें समर्थन देंगे। लेकिन जब चुपचाप वोट डालने जाएंगे तो कहीं नायडू बाबू के पुराने दोस्त को और तेलुगु अस्मिता के प्रतीक जस्टिस रेड्डी को वोट ना डाल दें। अब शक तो ये वाजिब है बीजेपी का, कुछ भी हो सकता है सीक्रेट बैलेट में। अब दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या था, अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी ये है कि तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब, इन्होंने नायडू बाबू से पहले ही बात कर ली थी, पहले ही बता दिया था कि साहब हम आपके पुराने सहयोगी जस्टिस रेड्डी साहब को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो एक तरह से इशारा कर दिया था। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि रेवंत रेड्डी और नायडू बाबू में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। आप सोच सकते हैं बाप बेटे की ट्यूनिंग है, आगे मैं उस पर भी विस्तार से बताऊंगा। दरअसल रेवंत रेड्डी कांग्रेस में आने से पहले नायडू बाबू के ही साथ थे, नायडू बाबू की ही पार्टी में थे, बल्कि नायडू बाबू ने तो उन्हें तेलंगाना का पार्टी का अध्यक्ष बना दिया था। तो बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है और लोग कहते हैं कि पर्दे के पीछे नायडू और रेवंत रेड्डी में बातचीत होती, यहाँ तक कि नायडू और राहुल गांधी की बातचीत भी रेवंत रेड्डी ही करा देते हैं जब चाहते हैं वो, पर्दे के पीछे। तो रेवंत रेड्डी ने जब नायडू बाबू को इशारा कर दिया तो यही बात फिर राहुल गांधी तक पहुंची, खड़गे साहब तक पहुंची, और फिर यही बात विपक्ष को बताई गई। आइडिया बहुत लाजवाब था, इसलिए सब लोग एक हो गए और खड़गे साहब ने नाम का ऐलान कर दिया। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists.
अब दोस्तों एक और पॉइंट समझ लेते हैं, ये भी बहुत अहम पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जो सुदर्शन रेड्डी साहब हैं, जस्टिस रेड्डी साहब हैं, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, ये साहब जज बनने से पहले ये हाई कोर्ट के जज बने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने। बड़े जज थे, अच्छे प्रतिष्ठित जज थे। जज बनने से पहले रेड्डी साहब वकालत करते थे हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में। और जब वकालत करते थे तो उन दिनों यानी 1980 के दशक में, 1990 के दशक में इनकी छंती थी नायडू बाबू से, और कई मामलों में नायडू बाबू को कानूनी सलाह भी देते थे। और आप कह सकते हैं कि दोनों के रिश्ते अच्छे थे, और इनका जो झुकाव था वो टीडीपी की तरफ था, जस्टिस रेड्डी साहब का। और ये बात किसको मालूम थी? ये बात मालूम थी नायडू बाबू के चेले। और चेले कौन है? मैंने कहा रेवंत रेड्डी, जो इस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग के तहत, या आप ये कह सकते हैं एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक में, जस्टिस रेड्डी को आगे लाया गया। लेकिन बात सिर्फ नायडू बाबू तक सीमित नहीं है। पॉइंट नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि नायडू बाबू, जिनके 16 सांसद हैं लोकसभा में, वोटिंग तो दोनों जगह होती है, राज्यसभा में भी होती है, लोकसभा में भी होती है। अब राज्यसभा में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जगन मोहन रेड्डी, ये साहब हैं, ये भी मिस्टर रेड्डी हैं, ये पहले मुख्यमंत्री थे। जगन मोहन रेड्डी इस पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव में ना बीजेपी के साथ जाना चाहते थे ना कांग्रेस के साथ, ये न्यूट्रल रहना चाहते थे। लेकिन अब क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है जनता का, तेलुगु अस्मिता का, कि वाईएसआर भी फंस गए, जगन मोहन भी फंस गए। जगन मोहन को कहीं ना कहीं मदद करनी तो पड़ेगी। वोट बैंक का मामला है, तेलुगु वोट बैंक का, रेड्डी वोट बैंक का। अब जगन मोहन रेड्डी के पास 7 सांसद राज्यसभा में हैं और 4 सांसद लोकसभा में, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो कहीं ना कहीं ये भी झटका दे सकते हैं मिस्टर अमित शाह को, क्योंकि मैंने कहा सीक्रेट वोट पड़ता है, चुपचाप वोट पड़ता है। एक और साहब हैं के चंद्रशेखर राव, पीआरएस पार्टी के, ये तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनकी कांग्रेस से नहीं बनती है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे जस्टिस रेड्डी को। मैंने कहा ना, मामला तेलुगु अस्मिता का है, तेलुगु अस्मिता का। तो आप कह सकते हैं कि चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे वो नायडू बाबू हो, चाहे वो केसीआर हो, कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना क्षेत्रीय दबाव में, राजनीति के दबाव में, वोट बैंक के दबाव में, तेलुगु अस्मिता के दबाव, उसको आगे तो आना ही होगा। और ये कार्ड कौन खेल रहे हैं? रेवंत रेड्डी। वो कह रहे हैं कि साहब हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 60 वोट हैं, और वो खुलेआम अपील कर रहे हैं कि आइए आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की जो तेलुगु अस्मिता है उसके साथ चला जाए, जैसे प्रणब मुखर्जी के साथ पूरा बंगाल चला गया और महाराष्ट्र पूरा का पूरा प्रतिभा पाटिल के साथ चला गया। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि तेलुगु अस्मिता के नाम पर, तेलुगु प्राइड के नाम पर, अगर पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहाँ की सारी पार्टियाँ, अगर वो जस्टिस रेड्डी के साथ चली जाती हैं, जैसा कि हमने बंगाल में देखा, महाराष्ट्र में देखा, अगर ऐसा होता है तो क्या ये मोदी शाह के लिए, गुजरात लॉबी के लिए, एनडीए के लिए बड़ा झटका होगा? और सवाल ये भी है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो मोदी जीत सकते थे, जीत सकते हैं संख्या बल के आधार पर, लोकसभा और राज्यसभा की, क्या ये चुनाव भी कहीं ना कहीं फंस गया? और अगर फंस गया है तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? अब आज इस मसले की तह में जाने के लिए 2 खास मेहमानों को बुलाया। हैदराबाद से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजशेखर राव। राजशेखर राव के बारे में बता दूं कि चाहे वो जगन मोहन हो, चाहे वो नायडू बाबू हो, चाहे वो केसीआर हो, कोई भी नेता आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का हो, उसकी रग रग से वाकिफ है। अंदर की कहानी आपको सुनने को मिलेगी राव साहब से। और अच्छी हिंदी बोलते हैं तेलुगु भाषी, हिंदी बढ़िया बोलते हैं, सुनिएगा उनको। और हमारे साथ उमाकांत जी हैं। उमाकांत जी को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि 1996 से नायडू बाबू को जानते हैं और नायडू बाबू की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं। इन दोनों एक्सपर्ट को सुनिए, पिक्चर और क्लियर होगी। मेरा सवाल ये है कि नायडू बाबू यूं तो भाई एनडीए में ही हैं, उनकी बैसाखी पर मोदी जी की सरकार चल रही है। अगर बैसाखी हटा लें मिस्टर नायडू तो लड़खड़ा जाएगी सरकार मोदी जी की। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इंडिया अलायंस ने, क्या अपोजिशन ने नायडू बाबू के एक पुराने साथी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में नायडू बाबू को डाल दिया? भाई आप तो बरसों बरस से नायडू बाबू को जानते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा असहज है नायडू बाबू, जाएं तो जाएं कहां?
देखिए देखिए, आपको ये बताइए ना कि जो चादर है, चादर एक ही है और उस चादर के नीचे सोने वाले, चादर को ओढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। चंद्रबाबु नायडू के पास ऑप्शन अब बहुत कम है मौजूदा स्थिति में। ऐसी दशा में जबकि जो जस्टिस सुधाकर रेड्डी है, वो उनके उनके खास आदमी थे किसी जमाने में। देखिए, मैं आपको इस बात को इस ढंग से समझाता हूं कि चंद्रबाबू नायडू के खेमे में असमंजस की स्थिति है। चंद्रबाबू ओके। नायडू का खेमा, चंद्रबाबू नायडू के खेमे में ये माना जा रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होगी, जी जिसकी संभावना मुझे इस लेवल पर दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन क्रॉस वोटिंग अगर होगी तो चंद्रबाबू नायडू के खेमे में हो सकती है। और चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद है, राज्यसभा में भी उनके सांसद हैं, लोकसभा में भी उनके सांसद हैं। और चंद्रबाबू नायडू अगर दरकते हैं, चंद्रबाबू नायडू अगर छिटकते हैं, तो इस सरकार का के खतरे की घंटी है चंद्रबाबू नायडू का जी थोड़ा सा भी इधर से उधर होना। और जैसे चंद्रबाबू नायडू, देखिए, ये दिल्ली में, दिल्ली दरबार में या लुटियत जोन में ये बातें छिपती नहीं है कि कौन किसको वोट देने जा रहा है। इवन जी। देन क्रॉस वोटिंग भी हो तो उसका अंदाजा क्रॉस लग जाएगा वोटिंग। कि जी क्रॉस चंद्रबाबू वोटिंग बड़ी नायडू। बात, लेकिन बड़ी बात, जी 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 बड़ी बात कह जी रहे हैं जी कि नायडू बाबू के पुराने साथी, पुराने दोस्त, और उनको जो है वो विपक्ष ने उम्मीदवार बना दिया वाइस प्रेसिडेंट का। क्रॉस वोटिंग का डर बता रहे हैं कि चोरी छुपे वोट इधर से उधर ना हो जाए। और एक सवाल जो मैंने शुरू में भी कहा था, तेलुगु अस्मिता का है, वो तेलुगु अस्मिता जिसके लिए कहीं ना कहीं तेलुगु से जुड़ा आदमी, तेलुगु स्पीकिंग आदमी कहीं ना कहीं वो बड़ा स्वाभिमान का उसको सवाल मानता है। भाई राव साहब, आप तो आंध्र प्रदेश की धरती पर हैं इस वक्त, हैदराबाद में हैं, सारा माहौल देख रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बहुत आसान सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या नायडू बाबू जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के और किंग मेकर हैं मोदी जी के, क्या नायडू बाबू सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस रेड्डी जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, इनको जानते हैं? क्या इनसे पुराने रिश्ते हैं, पुरानी दोस्ती है? लोकल मीडिया, आपके आंध्र प्रदेश के पत्रकार क्या बता रहे हैं? आंध्र प्रदेश के मीडिया में सुदर्शन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू काफी करीब बता रहे हैं और उनकी अच्छी दोस्ती है, ये बता ओके। रहे हैं। इसके अलावा तेलुगु आदमी को जब वेंकैया नायडू को राष्ट्रपति बनने से रोका गया, मतलब मोदी शाह ने उनको जी मौका नहीं दिया, वो गुस्सा भी तेलुगु लोगों में है। तो उस गुस्से को शांत करने के लिए चंद्रबाबू नायडू पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप तेलुगु आदमी को क्यों सपोर्ट नहीं करते। हमारा आदमी को कई दशकों बाद फिर से मौका मिला। पता नहीं आगे चलकर ये राष्ट्रपति बनने का मौका मिलेगा या ना मिले, लेकिन कम से कम अभी उपराष्ट्रपति तो बनने दीजिए। आप कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन तीनों पार्टियों पर, मतलब तेलुगु देशम, बीआरएस और जगन मोहन रेड्डी के ऊपर ये दबाव है कि आप अपना तेलुगु आदमी को एक उपराष्ट्रपति बनने का पूरा पूरा समर्थन दीजिए। जी। क्या क्या अगर क्या ये आपको हुआ लगता तो, है? जी हाँ, हाँ, बताइए। अगर ऐसा हुआ तो फिर दिल्ली में खलबली मच जाएगी, मतलब जी सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल जाएंगे। सत्ता जी परिवर्तन में मेरे ख्याल से चंद्रबाबू नायडू अभी अपने पत्ते नहीं खोलेंगे जब तक उनको ये आश्वासन न हो जाए कि राहुल गांधी जी के पास 280 का आंकड़ा वो देख पाएंगे जी इमीडिएट, तब जाके वो अपना पत्ते खोलेंगे। इसके दो मेन रीजंस है। पहली बात तो क्या है कि उनको आश्वासन होना चाहिए कि बनने वाली सरकार जो है वो टिकी रहेगी। और दूसरी बात है, जब लास्ट आप सपोर्ट करते हैं एनडीए गठबंधन को, तो आपका बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है ज्यादा हो जाता है। आप ज्यादा जी डिमांड रख सकते हैं, ज्यादा पोर्टफोलियोस ले सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं। ये आप किसी हाल में चंद्रबाबू नायडू मध्यावधि चुनाव नहीं करवाना चाहते। अगर सरकार बनने की कगार पर आ गई तो राहुल गांधी जी को जी। सपोर्ट देने में बेझिझक सपोर्ट दे देंगे। चलिए, मैं एक चीज और जानना चाहता, फिर मैं लकड़ा साहब के पास आ रहा हूँ। एकदम दिल से मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप नायडू बाबू को बहुत करीब से जानते हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति, तेलंगाना की राजनीति को राव साहब आप बरसों बरस से देख रहे हैं। मुझे एकदम हकीकत बताइए और दिल से बताइए, क्या नायडू बाबू मौके पर मोदी का साथ छोड़ सकते हैं, या मोदी के ही लॉयल रहेंगे वो? इसका जवाब दीजिए वो मुझे। मोदी के वो मोदी के कभी लॉयल नहीं है। वो परिस्थितियों के दबाव में आके मोदी के साथ में है। वरना वो कभी मोदी के साथ में जाने के लिए तैयार नहीं है।
ये भी कहा जाता है कि जब जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को जेल भिजवाया, उसमें मोदी का आश्वासन उनको प्राप्त था। ये भी गुस्सा तेलुगु देशम के लीडर्स के नेताओं के दिल में है। लेकिन परिस्थितियां ऐसे बन गई कि केंद्र में बीजेपी है और चंद्रबाबू नायडू को मजबूरन बीजेपी के साथ जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर वो देखते हैं कि मौका है, राहुल गांधी के पास 280 का आंकड़ा दिखाई दे, तो जरूर वो अपने कोई दूसरा थॉट भी नहीं आएगा, कोई दौरा ही नहीं है उसमें। राहुल गांधी अपने पास 280 के आंकड़े दिखाए तो चंद्रबाबू नायडू उनके साथ होकर 300 पार लेके जाएंगे। चलिए, एक बड़ी बात कह रहे हैं राव साहब, एक बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मौके का इंतजार है नायडू बाबू को। नायडू बाबू किसी भी कीमत पर मोदी जी के लॉयल नहीं हो सकते। वो लॉयल परिस्थितियों के हैं, सिचुएशन की वो लॉयल है। अगर उनको लगता है कि परिस्थिति उनके माफिक है, अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी के पास 272 सांसद हैं, उसी दिन नायडू बाबू पासा पलट सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। ये कह रहे हैं। आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, कई सवाल आपसे पूछने। लखेड़ा साहब, ये बताइए कि भाई चलिए, तो नायडू बाबू की तो हम बात कर ही रहे हैं, जरा जगन मोहन रेड्डी की भी बात कर रहे हैं और केसीआर की भी बात कर लें। क्या आपको लगता है केसीआर, उनके पास 4 सांसद हैं क्या कहते हैं राज्यसभा में, और अगर हम जगन मोहन रेड्डी की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी के पास 7 सांसद हैं। 7 सांसद राज्यसभा में है, 4 सांसद उसके पास जो है वो लोकसभा में, 11 सांसद हैं। छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। जगन मोहन रेड्डी को भले ही उत्तर भारत में कम लोग जानते हो, लेकिन दक्षिण के आज भी वो एक बड़े नेता हैं। क्या जगन मोहन रेड्डी, भले ही उनके कांग्रेस से अच्छे संबंध नहीं है, क्या आपको लगता है वो तेलुगु अस्मिता पे कहीं ना कहीं जस्टिस रेड्डी को वोट कर सकते हैं? रेड्डी फॉर रेड्डी। देखिए दीपक जी, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि अभी 21 जो वोट है, ये 20-22 जो वोट है वो टोटल अनडिसाइडेड है। और जगन मोहन रेड्डी से राजनाथ सिंह की बात हुई फोन पर और उन्होंने उनको हाँ भरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में जो उबाल आने वाला है वो इतना तगड़ा उबाल आने वाला है इससे कि ये चुनाव एक वाटरलू साबित हो सकता है आंध्र की पॉलिटिक्स में। देखिए, चंद्रबाबू नायडू क्यों डरे हुए? चंद्रबाबू नायडू का हिचक क्या है? चंद्रबाबू नायडू का हिचक ये है कि 2029 से पहले वो अपने बेटे को आंध्र प्रदेश के सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दे। ये उनका आखिरी, तब उनकी उम्र 78 ईयर हो जाएगी और वो उस समय एकदम राजनीति से अलग होने की भी कोशिश करेंगे, संन्यास के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन उनको सबसे बड़ा डर है आंध्र प्रदेश में, उनको पता है, बहुत क्लियर कट पता है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से चंद्रबाबू नायडू को सबसे ज्यादा खतरा है। क्योंकि उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर हिंदुत्व का कार्ड खेला और जगन मोहन रेड्डी के साथ दोस्ती वोस्ती करके ये आगे बढ़े तो ये हमारी दुकान बंद कर देंगे, मेरे बेटे का फ्यूचर को सील कर देंगे। तो ऐसी दशा में चंद्रबाबू नायडू बड़े तरीके से अपने कार्ड को छाती पर रखे हुए हैं। और आपको देखिए, राजनीति में रोज नया पन्ना खुलता है। अभी 9 सितंबर को चुनाव है, अभी पूरे 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते पूरा बचा हुआ है। 2.5 हफ्ते में कहाँ जो तोड़ फोड़ होती है, कहाँ जोड़ तोड़ होती है, क्या होता है, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ भी हो सकता है ऐसे मौके पर कि मोदी सरकार का संकट भी बढ़ सकता है। ये राष्ट्रपति चुनाव को जो इन्होंने बुलाया, और ये संकट का पहला चरण है, संकट का पहला चरण है उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऐसा मेरा आकलन है। जी, समझ, गॉट इट। लखेड़ा साहब बड़े तजुर्बे वाले भाई, सियासत रिपोर्ट करने वाले पत्रकार हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ये तो अभी संकट की शुरुआत है मोदी सरकार की, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। एक बड़ी बात इन्होंने कही, उन्होंने कहा कि साहब नायडू बाबू किसी भी कीमत में अभी अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, मौके का इंतजार कर रहे हैं। और अगर उनको लगा, थोड़ा सा भी लगा, तो नायडू किसी भी वक्त उनको बिल्कुल भी 1 मिनट नहीं लगेगा मोदी का साथ छोड़ने में। ये जो है मिस्टर लखेड़ा बोल रहे हैं। राव साहब, ये जो केसीआर हैं, के चंद्रशेखर राव, भाई ये
तो मोदी से नाराज चल रहे हैं। भले ये न्यूट्रल हैं, ना कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इनकी जो बेटी है, और बड़ी प्यारी बेटी है इनकी, कविता, बहुत प्यार करते हैं केसीआर। इनकी बेटी जब जेल गई और अमित शाह ने इनकी बेटी को जेल भेजा, जो केजरीवाल वाला लिकर स्कैम था, उसके बाद केसीआर तब से बहुत नाराज है कि मेरी इकलौती बेटी को आपने जेल भेज दिया बिना किसी ठोस कारण के। क्या केसीआर मौके का इंतजार कर रहे हैं और वो जस्टिस रेड्डी को ही वोट देंगे? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, भले कांग्रेस से उनके जो भी रिश्ते हों। क्या केसीआर बीजेपी की जगह इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के साथ जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्योंकि दो कारण है उसके। एक तो आपने बता दिया कि कविता को जेल भेजना का गुस्सा वो तो है ही, लेकिन जिस लड़ाई पर, जिस मुद्दे पर उन्होंने सेपरेट स्टेट बनाया तेलंगाना, ये रेड्डी साहब, सुदर्शन रेड्डी साहब उसी तेलंगाना से है। तेलुगु, भले ही तेलुगु Okay. आदमी है, लेकिन तेलंगाना से है, हार्ट ऑफ द हैदराबाद से है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से है। तेलंगाना के Okay. जो लड़ाई लड़ी उनमें भी उनका भी थोड़ा योगदान रहा है, उनको सलाह मशवरा में, तो उनके जी। साथ थे, तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे मेरे ख्याल से। बीआरएस और कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना में जो भी बीआरएस और कांग्रेस पार्टी है, वो दोनों सुदर्शन रेड्डी साहब को सपोर्ट करेंगे, तेलंगाना Okay, आदमी भले होने की उनके जो वजह भी से। रिश्ते हो। जी, ठीक, गॉट योर पॉइंट। एक बड़ी बात, और राव साहब बड़ी समझदारी वाली बात कर रहे हैं। उनका कि साहब, कांग्रेस का रिश्ता के चंद्रशेखर राव से जैसा भी हो, लेकिन के चंद्रशेखर राव, जिनके पास 4 सांसद हैं बड़े इंपॉर्टेंट राज्यसभा में, वो जो है जस्टिस रेड्डी को ही वोट देंगे। उनके चारों सांसद वो ये कह रहे हैं, मोदी के साथ नहीं जाएंगे, और उन्होंने वजह बताई। एक चीज और बताइए राव साहब, तेलुगु स्पीकिंग लोग क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तेलुगु वो क्या स्पीकिंग चाहते लोग चाहते हैं कि सुदर्शन रेड्डी साहब जो है, वेंकैया नायडू का हमें जो धोखा हुआ है उसका तो भरपाई अभी होना चाहिए, और सुदर्शन रेड्डी साहब को उपराष्ट्रपति बनना ही चाहिए। ये दोनों स्टेट तेलुगु लोगों की इच्छा है, हैं? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट। जी, लास्ट क्वेश्चन, लखड़ा साहब, क्या आपको लगता है कि उपराष्ट्रपति का ये जो चुनाव है अब वाकई टफ है? क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, जिसमें 3 बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं है, इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, वो इंडिया अलायंस के अगर कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, मतलब 3 में से 2 नेता, तो भाई समीकरण तो बिगड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि मोदी और उनके जो चाणक्य अमित शाह हैं, थोड़ा सा नींद तो कहीं ना कहीं उनको जो है उड़ गई होगी जब से सुदर्शन रेड्डी का नाम आया है? जी जी जी, देखिए देखिए, दो तरह की चीजें हो रही हैं देश में इस समय। एक वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, जिसमें एक अग्नि परीक्षा होनी है। और ये चुनाव, अगर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव अगर साल 1.5 साल पहले हो रहा होता, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये चुनाव ऐसे मौके पर हो रहा है जब बिहार में राहुल गांधी की एक प्रचंड रैली निकल रही है, उनकी यात्रा हो रही है, और उस यात्रा का इतना खौफ दिल्ली दरबार में है, जो वहां से पिक्चर्स आ रही हैं, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गद्दी खाली करो कि जनता आती है। ये मैसेज जो है, जो वहां से बिहार से आ रहा है, वो बड़ा घातक है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में संख्या बल का जुगाड़ कर भी लेंगे, लेकिन बिहार में राहुल गांधी की जो सफल रैली हो रही है, उसका तोड़ कहां से लेके आएंगे? ओके, वो तो आंधी चल रही है बिहार में, और वो आंधी इतनी जबरदस्त है कि उसका असर इसलिए पड़ेगा कि अगर वो जो आंधी है वो सत्ता परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है। और जो देखिए, जो मौसम वैज्ञानिक है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो, जो जो लोग फैक्टर है, और कुछ ऐसे लोग हैं न्यूट्रल है, वो मौसम देख रहे हैं कि 9 तारीख तक आते आते राहुल गांधी की यात्रा की सफलता के क्या समीकरण निकलते हैं, जी, वो देख रहे हैं। तेल की धार देख रहे हैं, और तलवार की धार पर कैसे चीजें चल रही हैं उनको देख रहे हैं। पासा क्या होगा, अभी हमने कई दिनों तक चर्चा करनी है, लेकिन एक बड़े संकट की स्थिति मोदी सरकार ने आमंत्रित कर दी चुनाव को देख करके, ऐसा मुझे लगता है। और पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण होना तय है, राजनीतिक शक्तियों के बीच में ध्रुवीकरण होना तय है। ये मैंने आज जो है खड़गे साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके देख लिया। जी, आप तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे थे, सारे नेताओं से भी आप मिले थे। और लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई कुछ भी कहिए,
चुनाव जो है ये मोदी जी के लिए एक संकट से कम नहीं है, वैसा ही संकट है जो बिहार में मोदी जी जिस संकट का सामना कर रहे हैं। राव साहब, आखिरी सवाल आपसे है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली में कि रेवंत रेड्डी जो आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नायडू बाबू को मैसेज दिया कि भाई हम लोग सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस रेड्डी को हम लोग उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि नायडू बाबू ने सहमति भी दी कि ठीक है आप बनाइए, उन्होंने बेस्ट विशेस भी दी। क्या रेवंत रेड्डी वाकई फोन पर बात करते हैं नायडू बाबू से? क्या रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, रेवंत रेड्डी और नायडू बाबू में बातचीत है, होती रहती, पर्दे के पीछे ये लोग मिले हुए हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ ईमानदारी से। चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी का दोनों का पॉलिटिकल डीएनए सेम है। वो तेलुगु देशम के लीडर हैं, तेलुगु देशम के तेलंगाना के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो बेटे बराबर है, रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के बेटे बराबर है। अगर वो उन्हें संदेश पहुंचाने का हर मुमकिन चांसेस है। मेरे ख्याल से हफ्ते में 2-3 बार आपस में बातें होती है। अभी एक तेलंगाना में उपचुनाव होना है, उसकी भी बातें हो रही है दोनों के बीच में। पूरी पोल खोल दी राव साहब ने। राव साहब कह रहे हैं साहब एक बार फोन की बात छोड़िए, हफ्ते में 2 बार मिलते हैं और बेटे के बराबर नायडू बाबू उनको मानते हैं। यानी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, ये पहले आप कह सकते हैं कि नायडू बाबू के चेले रहे, खास आदमी रहे, और आज की तारीख में इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये जो रेड्डी साहब जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, ये रेवंत ने नायडू से पूछ कर ही बनाया। क्या है ये तो जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन पता लगेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि भले ही नंबर, भले ही संख्या बल एनडीए के पास हो, मोदी और शाह के पास हो उपराष्ट्रपति चुनाव में, लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन नंबर को अगर आप किनारे कर दें तो जिस तरह का माहौल आज की तारीख में है और जिस तरह से मुसीबत में मिस्टर मोदी घिरे, उनकी सरकार घिरी हुई है, ऐसे में ये नंबर इधर के उधर हो सकते हैं क्योंकि क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश है, व्हिप जारी नहीं होती, एक तरह का सीक्रेट बैलेट है, कुछ भी हो सकता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये बहरहाल लखेड़ा साहब का कहना है, यही जो है राव साहब का कहना है कि ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं नींद उड़ा रहा है शाह साहब की और मोदी जी की। लखेड़ा साहब आप आए शॉर्ट नोटिस पे, बहुत बहुत शुक्रिया। राव साहब आप हैदराबाद से जुड़े और जिस तरह की आप हिंदी बोलते हैं सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फक्र होता है जब आप हिंदी बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम एंड एक्सप्लेनिंग द थिंग्स सो इजीली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।